हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस जीएसएस के टायर 2 से रिलेटेड कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव के। तो आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्ट हो गया कंप्यूटर के, टाइप्स कैसे होते हैं और जनरेशन, इसके सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या आपको कैसे लिखना है। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्ट में आपको सबसे पहले देखिए कुछ टॉपिक्स तो याद ही करने पड़ेंगे और हेडिंग आपको लिखना ही पड़ेगा। भले ही उसके अंदर आप थोड़ा बहुत गलत सही, थोड़ा आपकी राइटिंग कैसे भी हो ठीक ठाक वैसे भी लिख देंगे, पर उसके बाद पहले शुरू करने से पहले आपको हेडिंग तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्पीड लिख सकते हैं, एक्यूरेसी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंस लिख सकते हैं। तो स्पीड में बात करते हैं तो जो स्पीड इसकी किस में मापी जाती है, MIPS और BIPS में मापी सकती है, दोनों में। MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और ये बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो स्पीड की हम देख लें। और एक्यूरेसी आपको पता है, एक्यूरेसी काफ़ी एक्यूरेट रहता है कंप्यूटर, मतलब इसको जो भी दिया जाए वहीं वो करेगा। चाहे आप उसको गलत दीजिए तो गलत करेगा, सही देंगे तो सही डेटा से सही काम करेगा। इसलिए इसे गीगो भी कहा जाता है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत यही कहता है कि मतलब आप उसको कुछ भी देते हैं, अगर आप फॉल्टी डेटा देते हैं, गलत डेटा देते हैं तो गलत आपको रिजल्ट देगा, अगर आप उसको सही देते हैं तो सही देगा, मतलब उसकी इससे एक्यूरेसी सिद्ध होती है। इंटेलिजेंसी है मतलब वो थकान है, टायर्डनेस रहता है, थकता ही नहीं है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। और आगे हम देखेंगे बहुमुखी प्रतिभा का, ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट एक रहेगा आपका हेडिंग, ये भी बन जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा वर्सैलिटी हो जाएगा। और स्टोरेज ये भी देखिए। तो इसमें से 5 इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, आपको ये देखना है कौन कौन से। स्पीड हो गया और एक्यूरेसी हो गया, ये याद रखिएगा, वर्सैलिटी हो गया और इंटेलिजेंस हो गया और स्टोरेज हो गया। ये पाँचों एकदम समझ लीजिए, आपके अंदर पूरी एकदम समाहित हो जानी चाहिए पाँचों हेडिंग, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैलिटी, इंटेलिजेंस और स्टोरेज। अगले अब आगे हम देखने वाले हैं कौन सा रहेगा हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर के मुख्य घटकों के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप उसके मुख्य घटकों को लिख सकते हैं, जैसे CPU हो गया, CU, LU, रोम, कैश, ये सब इंपॉर्टेंट है। और अगर एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि CPU के जो उप घटक कौन से हैं, सब कंपोनेंट कौन से हैं, तो आप इसके बारे में लिखेंगे CU हो गया, LU हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब उप घटक हैं CPU के, क्योंकि ये सब जो हम बात कर रहे हैं CU हो गया, LU हो गया और जो रजिस्टर होता है ये CPU में ही होता है, तो CPU की उपघटक हो जाते हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम देख रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं CPU हो गया। सबसे पहले आप इसके बारे में लिख देंगे, आपको पता है क्या करता है, सारे प्रोसेसिंग डेटा सब इसके अंदर समाहित होता है, ब्रेन कहा जाता है इसको। CU बात करते हैं तो ये नियंत्रित करता है, नियंत्रण करने का काम किसका होता है, CU का अपना देख लेंगे। और LU तो खासा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, कौन करता है, ये अपना LU करता है। और रोम क्या करता है, ये बूटिंग से रिलेटेड जो फर्मवेयर स्टोर होता है यहीं पर होता है, किसमें, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का समायोजन होता है। और बूटिंग के लिए इसमें फ़ाइल होती हैं जो कि किसी डिवाइस को, कंप्यूटर को शुरू करने के रिलेटेड फाइल्स स्टोर रहती हैं, किसमें, रोम में। और रैम आपको पता ही क्या होता है, एक अस्थायी मेमोरी होता है, प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा होता है इसमें स्टोर रहता है, किसमें, रैम के अंदर, टेम्पोरेरी तौर पर। और कैश मेमोरी बात करते हैं तो यह काफ़ी फास्ट और तेज़ मेमोरी होती है, डाटा एक्सेस टाइम रिड्यूस करता है, किसका, जो CPU का। CPU के पास जो डेटा आता है रैम से, वो काफ़ी तेज़ गति से आ सकता है, किससे, कैश मेमोरी के द्वारा। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक और मुख्य घटकों के बारे में हमने बताया कि CPU, CU, LU, रोम, रैम, कैश, ये सब लिख दीजिएगा अगर मेन कंपोनेंट आ जाए कंप्यूटर्स के बारे में। आगे चलते हैं, अपना देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर जनरेशन से देखेंगे। अब कंप्यूटर जनरेशन में हम फर्स्ट जनरेशन से सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हम बात करते हैं तो 1942 से 54 तक ये चला था। इस जो समय के पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे वो किस पर थे, एनालॉग बेस्ड मशीन थी। एनालॉग बेस्ड मशीन किस पर थी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। और ये टेक्नोलॉजी इसकी कैसी थी, जो वैक्यूम ट्यूब पर थी। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हेडिंग है और टॉपिक भी है, फैक्ट भी है, इसको आप बहुत ही अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में हेडिंग डालकर। और मशीन भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता था, संचार के लिए, मतलब जो कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन करते थे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, उस समय मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। तो ये तो मैनुअली तौर पर मतलब इनपुट किया जाता था जो मशीनी लैंग्वेज था उस समय।
तो आज के समय में है ना, हम HLL हो गया, ये सब इन सब का यूज करते हैं, लेकिन जो उस समय फर्स्ट जनरेशन में हुआ करती थी, मशीनी लैंग्वेज के द्वारा हम कंप्यूटर से संचार करते थे, उससे कम्युनिकेट करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और है, कंप्यूटर्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, कंप्यूटर्स कौन कौन से उसमें गए थे, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक दो नाम, जैसे ENIAC हो गया, EDVAC हो गया, UNIVAC हो गया और EDSAC हो गया। तो EDSAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है, इसका याद रखिएगा। और ENIAC तो अपना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और EDVAC हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और UNIVAC होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन सबको थोड़ा 2-3 नाम याद रखेंगे तो अच्छी बात है, अगर सब याद रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, अगर आप टॉपिक बनाकर ऐसे सारे उसके फैक्ट्स लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर लेने से भी कोई रोक नहीं सकता है, अगर ऐसे लिख रहे हैं। आगे हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आकार बहुत बड़े और पंच कार्ड का यूज किया जाता था स्मृति के तौर पर। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हम कह सकते हैं मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड का। पंच कार्ड का कब यूज किया जा रहा था, फर्स्ट जनरेशन में। पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम, ये दोनों को याद रखिएगा। जो मेमोरी के लिए, स्मृति के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जा रहा था फर्स्ट जनरेशन में, पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम का यूज किया जा रहा था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकेंड जनरेशन में अब हम आते हैं, तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, एनालॉग मशीन ये भी थी सेकेंड जनरेशन में। पहले भी लगभग उनको माना जाता था एनालॉग मशीन्स। और इसकी टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड थी, ट्रांजिस्टर। पहली किस पर बेस्ड थी, वैक्यूम ट्यूब पर। सेकेंड किस पर हुई, ट्रांजिस्टर। और असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा था किसमें, सेकेंड लैंग्वेज में। इसे निमोनिक कोड भी कहते हैं, याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज को। और इसको जो ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज किया, कौन सा ट्रांसलेटर था, असेंबलर नाम का। तो असेंबलर हमने यूज किया असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, किसमें, मशीनी कोड में। कंप्यूटर इस समय के कुछ एक दो हैं, जैसे हनीवेल 400 और IBM 7030, याद रखिएगा, एक दो अच्छा रहेगा। तो सेकंड जनरेशन के हनीवेल 400 और IBM 7030। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हमने याद किया था कौन कौन थे, EDVAC हो गया, ENIAC हो गया, ये सब जो थे। और क्या था, UNIVAC था, ये सब इंपॉर्टेंट थे पहले जनरेशन के। और सेकेंड जनरेशन के कौन कौन हो गए, हनीवेल 400 और IBM 7030, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। और इसी समय हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में इस समय में यूज होने लगा था। और मैग्नेटिक डिस्क का इस समय उपयोग होने लगा था, मैग्नेटिक डिस्क का, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन के बारे में है तो डिजिटल मशीन। देखिए, इससे पहले हम एनालॉग मशीन बात कर रहे थे, उस समय के जो फर्स्ट और सेकंड में एनालॉग मशीन मानी जाती थी। अब थर्ड जनरेशन आते आते अब क्या हुआ कि डिजिटल मशीन में चेंज हो गए। और ये इनकी टेक्नोलॉजी थी किस पर बेस्ड थी, IC पर बेस्ड थी। पहली किस पर थी, वैक्यूम ट्यूब पर। सेकेंड किस पर हुई, ट्रांजिस्टर का हुआ। और तीसरे में कौन सा आ गया, IC आ गया ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। और HLL की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होना शुरू हुआ किसमें, थर्ड जनरेशन में। पहले में तो असेंबली भाषा यूज हुआ, जो कि उसके लिए असेंबलर ट्रांसलेटर आया था। और थर्ड में कौन सी भाषा यूज हुई, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, इन सब का थोड़ा फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जैसे बेसिक का हो गया बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसे कुछ याद रख लीजिएगा। जैसे फोर्ट्रॉन का भी हो गया, एक इंपॉर्टेंट है ये भी, फार्मूला ट्रांसलेशन। देखिए, कंपाइलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर बात की जाए तो इस समय के दो ट्रांसलेटर हुआ करते थे, जो कि HLL जो लैंग्वेज था, हाई लेवल लैंग्वेज था, उनको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे, ट्रांसलेट करते थे किसमें, मशीनी कोड में, मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर का काम क्या होता था, कंपाइलर ये काम करता था कि ये पूरा जो कोड था एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता था। और ये जब ट्रांसलेट करने से बीच में रुकता नहीं था। अगर इससे कोई गलती मिलती थी, बीच में एरर कोई फाइंड करता था, तो ये क्या करता था, वैसे ही ट्रांसलेट करता चला जाता था। और आखिरी में जाकर एंड में बिल्कुल ये आपको एरर बताता था। लेकिन इंटरप्रेटर कुछ अलग था। इंटरप्रेटर क्या करता था, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता था। अगर इसको कोई एरर मिलता था उस के दौरान, ट्रांसलेट करने के दौरान, तो वो क्या करता था, वहीं रुक जाता था, जिससे हमारे लिए उसमें संशोधन करना आसान था, एडिट कर सकते थे। कंप्यूटर इस समय की बात करें तो PDP-8 याद रखिएगा, और IBM
360, IBM 360 याद रखिएगा इस समय कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कौन कौन से थे, PDP 8 और IBM 360। और ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग इस समय था, मल्टी प्रोग्रामिंग चालू हो गया था, और मल्टीटास्किंग। जो इस समय के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में हुआ करते थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग थे इस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये थे थर्ड जनरेशन के लिए बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स और फैक्ट्स। देखिए इन फैक्ट्स को याद करना ज़रूरी है। आप अगर फैक्ट उसमें कुछ अगर 2-4 भी अगर 5 लिख देते हैं तो एग्ज़ामिनर काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो सकता है। आगे हम देखेंगे, अब थर्ड हो गया अपना, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में बात करते हैं तो 75 और 89 के बिटवीन शुरू हुआ था लगभग मिड में। और यह मशीन कैसी थी, डिजिटल मशीन थी। हमने देखा था कि शुरू के 2 जो थे वो एनालॉग मशीन मानी जाती थी, उसके बाद से थर्ड से डिजिटल शुरू हुआ था लगभग। LSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी और VLSI पर बेस्ड थी। मतलब जो इसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, LSI और VLSI। LSI क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और SQL क्वेरी बेस्ड ये थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस पर बेस्ड थी कंप्यूटर। और कंप्यूटर इस समय के एक इम्पॉर्टेंट एक है क्रेवन याद रखिएगा इस समय का था, फोर्थ जनरेशन का था। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, तो 1971 में आया था। किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। कौन सा था, इंटेल 4004 आया था इंटेल के द्वारा 1971 में। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर याद रखिएगा आया था किसमें, फोर्थ जनरेशन में। और आगे हम देखने वाले हैं तो आगे देखेंगे तो इसमें GUI भी आया था, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। किसमें आया था, फोर्थ जनरेशन में। एक यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया था, यूज हुआ था। कौन सा, GUI। और फिफ्थ जनरेशन की हम बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से थे, और फिफ्थ जनरेशन 1989 याद रखिएगा, जो कि अब तक चल रहा है। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इजी भले ही लग रहे हैं आपको, पर आपको एक एक फैक्ट इसका याद करना है। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें से उतने ही रखे हैं जितना कि फैक्ट बन सकता था, लगभग इंपॉर्टेंट ही हो सकता है। तो फिफ्थ जनरेशन बात करते हैं तो 1989 अब तक चल रहा है टिल तक। और डिजिटल मशीन इस समय भी थी लाइक। और टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं तो ULSI पर बेस्ड थी। कौन सी, फिफ्थ जनरेशन की, जो कि VLSI से शिफ्ट हुई ULSI पर, थोड़ी अपग्रेड हाई परफॉर्मेंस के लिए थी। तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, और VLSI जो कि फोर्थ जनरेशन का था टेक्नोलॉजी। और आगे हम देखेंगे फिफ्थ में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अब देखने वाले हैं। वर्गीकरण कंप्यूटरों को कैसे बांटा गया है, तो जो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है 2 टाइप से बांटा गया है, 2 प्रकार से। किसमें, जो डाटा है रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, डाटा जो प्रतिनिधित्व होता है, और साइज और स्पीड के हिसाब से, स्पीड और साइज के हिसाब से कंप्यूटर को अलग से बांटा गया है, और डाटा रिप्रेजेंटेशन से अलग बांटा गया है। ये कंप्यूटर्स का वर्गीकरण है। सबसे पहले आप देखने वाले हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के अनुसार कैसे कंप्यूटर्स को बांटा गया है। तो ये 3 टाइप से बांटे गए हैं, डिजिटल, जो एनालॉग और हाइब्रिड होते हैं। कहाँ गया अपना, एनालॉग सबसे पहले आता है। तो एनालॉग बात करते हैं तो जो लगातार भौतिक परिवर्तन को कौन मापता है, एनालॉग। एनालॉग क्या करता है, जो लगातार चल रहे फिजिकल चेंजेस को मापने कौन करता है, मेजर करता है, वो एनालॉग कंप्यूटर्स करता है। एग्जाम्पल के जैसे थर्मामीटर हो गया, यह हो गया। और इसमें क्या रहता है, सटीकता याद रखिएगा, इसकी सटीकता जो होती है, एक्यूरेसी होती है, ये कम होती है। किसकी, एनालॉग की। ये तेज तो होता है लेकिन क्या होता है, इसकी जो सटीकता होती है वो धीमी होती है, कम होती है। मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू एकदम नहीं बता पाता है। लगातार भौतिक को परिवर्तन को मापने वाला होता है कौन, एनालॉग होता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे थर्मामीटर अपना ले लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, यूजिंग बाइनरी डिजिट 0-1 में चलता है। कौन होता है, ये अपना डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर 0-1 में होता है और सटीक परिणाम देती है, एक्यूरेट परिणाम ये देता है। कौन देता है, डिजिटल कंप्यूटर। और इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया, नॉर्मल में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं, कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। और डिस्क्रीट वैल्यू 0-1 पर ये काम करती है कौन, डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है, एनालॉग और डिजिटल। मतलब आपको हाई परफॉर्मेंस लेना हो तो किसका यूज करेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर का। जैसे ICU में देखते हैं ना आप, ICU में क्या रहता है, वो आपका हार्ट बीट भी माप सकता है और उसको रिप्रेजेंट कर सकता है डिजिटल बाइनरी रूप में। मशीन्स लगी होती है ना वहाँ पर, उसको कन्वर्ट सिग्नल को वो करता है।
एनालॉग टू डिजिटल। फिर एटीसी हो गया, फिर आपका रडार हो गया। इन सब में किसका यूज़ किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जो कि दोनों का मिश्रण होता है, एनालॉग और डिजिटल का। कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये थी, बात की जाए तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के तौर पर किस पर बांटा गया था? 3 टाइप्स के। कौन सी थी? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। स्पीड और साइज के अनुसार हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इन सब में बांटा गया है। सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देखेंगे स्पीड और साइज के अनुसार। तो स्पीड और साइज में सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा, उससे बड़ा होता जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज होने वाला कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर होम और ऑफिस में ये यूज होता है, और इसको पीसी के नाम से भी जाना जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी नाम से जाना जाता है। और ये इसकी खासियत क्या होती है? यह सिंगल यूजर केवल होता है, और LSIC पर यह बेस्ड है। LSIC पर टेक्नोलॉजी इसकी है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर। और इसके कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर्स हैं, जैसे PDA हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप आजकल का समय है, यही जनरल पर्पज़ में हम जो यूज करते हैं। और वर्क स्टेशन हो गया, ये थोड़ा हैवी रहता है। आगे देखने वाले हैं और मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हम बात करते हैं तो मल्टीपल यूजर इसमें कर सकते हैं। और वहीं हम देखे थे जो माइक्रो कंप्यूटर था उसमें क्या था? सिंगल यूजर। पर मिनी में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर शामिल हो सकते हैं। सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स, लगभग 100 यूजर्स इसमें आ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर है बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, जो संस्थाएं होती हैं, संगठन होती हैं, इसका यूज करती हैं मिनी कंप्यूटर्स का। और आगे हम देखेंगे, अब मिनी हो गया, मेन फ्रेम अपना आएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हम बात करें तो हाई प्रोसेसिंग मेमोरी एंड कैपेसिटी होती है। इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी कैपेसिटी हाई होती है, और मेमोरी इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? मेन फ्रेम की। बैंक हो गया, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे रेलवे हो गई, ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। आगे हम देखने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के अपने बारे में। तो सुपर कंप्यूटर की शुरुआत सबसे पहले करते हैं तो इसके पिता किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता सिमोर क्रे को कहा जाता है, सिमोर क्रे। और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था? CDC 6600 बात करें CDC 6600 6600 1964 में आया था। इतना याद रखिएगा, सिमोर क्रे ने इसका आविष्कार मतलब फादर कहा जाता है, और CDC 6600। साइंस हो गया, रिसर्च हो गया, और वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है। साइंस, रिसर्च, मौसम पूर्वानुमान में। और स्पीड इसकी किस में मापी जाती है? फ्लॉप में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्लॉप। स्पीड इसकी किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। और जो इसकी स्पीड हो सकती है 1 बिलियन सेकेंड इंस्ट्रक्शन होती है, 1 बिलियन प्रति सेकेंड इंस्ट्रक्शन होती है। किसकी स्पीड? सुपर्स कंप्यूटर्स की हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमने सिलेक्टिव लिए थे, और सभी से बात की जाए तो जो मुख्य बात की जाए तो बिंदु उसके थे, उसको हमने बताया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस KVS GSC से रिलेटेड कुछ थे। और आज हमने देखा टाइप्स, विशेषता और जनरेशंस को देखा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।